एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 191। तुम मेरी वंशावली जानना चाहते हो? उसने भीड़ को देखा, उसकी निगाहें अविचल थीं, सर्दियों की आधी रात की तरह ठंडी। मेरी वंशावली का नाम मृत्यु का सम्राट है। चुप्पी। एक पल बीत गया, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने कहा, यह मृत्यु के महान देवता हेड्स की वंशावली है। एक पल के लिए कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। रिपोर्टरों को उसकी बात को पचाने में कुछ सेकंड लगे। उनके चेहरे अविश्वास से विस्मय में बदल गए। सम्मेलन हॉल में कैमरों की चकाचौंध भरी चमक और सवालों की अराजक बाढ़ आ गई। वे अपनी बारी का इंतजार किए बिना ही बोलने लगे। उनकी आवाज़ें समझ से परे शोर के समुद्र में विलीन हो गईं। नियो ने उनमें से एक को चुना। नियो हारग्रेव्स, क्या तुम अपनी वंशावली के बारे में निश्चित हो? महान मृत्यु की वंशावली इतिहास में कभी नहीं दिखाई दी। यह कोई साधारण शीर्षक नहीं है। यदि आप सच बोल रहे हैं तो आज का दिन इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। डेमिगॉड अकादमी के प्रिंसिपल मेरे वंश के बारे में गारंटी दे सकते हैं, नियो ने कहा। अगला प्रश्न कृपया। एक और रिपोर्टर खड़ी हुई, उसकी आवाज़ उत्साह और संदेह से कांप रही थी। हारग्रेव्स परिवार हेफेस्ट्स गॉड कबीले का एक शाखा परिवार है। ऐसा कैसे है कि आपके पास हेड्स का वंश है? मेरे पास तो है, नियो ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में एक धार थी जिसने रिपोर्टर को चौंका दिया। वह उनके प्रश्न के लिए दूसरे रिपोर्टर की ओर मुड़ा। आप मृत्यु के सम्राट के एकमात्र वंशधारक हैं। ये स्वचालित रूप से आपको मृत्यु के महान देवता कबीले का मुखिया बनाता है। अपने कबीले के भविष्य के बारे में आपके इरादे क्या हैं? मेरा वर्तमान लक्ष्य अकादमी पास करना है। इसके अलावा कुछ भी बाद में आता है। नियो ने धैर्य के साथ पत्रकारों को जवाब देना जारी रखा। उसकी आवाज़ शांत थी, उसका भाव अपठनीय था। आखिरकार अंत के करीब पत्रकारों में से एक ने एक विवादास्पद विषय पूछा। नियो हारग्रेव्स, आपके पास महान देवता हेड्स का वंश है। 3 महान देवताओं में से एक। वह देवता जो धन, अंडरवर्ल्ड और मृत्यु पर शासन करता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास स्वाभाविक रूप से उच्चतम स्तर की प्रतिभा है? मुझे खेद है, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, नियो ने जवाब दिया। वास्तव में ये सरल है। अब तक आप एक अज्ञात व्यक्ति रहे हैं, एक विद्रोही देवता जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, जो केवल कड़ी मेहनत के माध्यम से शीर्ष पर पहुंचा है। लेकिन क्या ये सब झूठ नहीं था? आपने जो कुछ भी हासिल किया वह आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं था। ये सब आपकी प्रतिभा थी। नियो चुप हो गया। प्रश्न हवा में लटका रहा। वह पत्रकार के खत्म होने का इंतजार करता रहा और उसकी निगाहें अपठनीय रहीं। आपके सबसे मजबूत तत्व मृत्यु और अंधकार हैं। क्या वे आपके रक्त वंश के साथ स्वाभाविक रूप से आपके पास नहीं आते हैं? यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि आपकी सफलता आपके जन्मजात प्रतिभाओं पर आधारित है। नियो ने भौहें चढ़ाईं। तो आप कह रहे हैं कि रक्त वंश ही प्रतिभा तय करता है? हाँ, नियो ने सिर हिलाया। उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी। आप हैं स्टार स्ट्रीम न्यूज़ से काल। श्रीकाल, आप हेड्स के कितने बच्चों के नाम बता सकते हैं? काल का मुंह बंद हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कृपया आगे बढ़िए, नियो ने उसे धक्का दिया, उसकी आवाज़ में व्यंग्य था। मुझे यकीन है कि आप यह नहीं कहेंगे कि मैं हेड्स का पहला बेटा हूँ। अगर रक्तवंश ही किसी को प्रतिभाशाली बनाने के लिए पर्याप्त है, तो हेड्स के अन्य बच्चे भी मेरे जैसे ही प्रतिभाशाली होंगे। कृपया उनमें से कुछ के नाम बताइए। रिपोर्टर के पास कोई शब्द नहीं था। वह केवल एक अजीब सी मुस्कान दे सकता था और हार कर बैठ सकता था। स्ट्रीट 42, क्रिएन सिटी, वाल्सको। एलिजाबेथ पहले से तय जगह पर इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें व्यस्त सड़क को स्कैन कर रही थीं। नियो ने उसे आज यहाँ मिलने के लिए कहा था। वह 1 घंटे पहले पहुँच गई। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह फुटपाथ पर इधर उधर भटक रही थी। सड़क पर हलचल थी, आवाज़ों और हंसी की गूंज से जीवंत। एलिजाबेथ ने देखा कि कई लोग उसकी ओर चुपके से देख रहे थे। कुछ बहादुर लोग उसके पास आए, यहाँ तक कि उसका नाम और नंबर भी पूछा। उसकी अलौकिक सुंदरता ने सभी राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह एक ऐसे भेष में थी जो उसके मूल रूप से मिलता जुलता था, केवल उसके बाल हमेशा की तरह शुद्ध सफ़ेद के बजाय काले थे। चूंकि वह एक महान देवता थी, इसलिए एलिजाबेथ 20 साल की किसी महिला की तरह लग रही थी। एलिजाबेथ के जाने से पहले प्रिंसिपल ने उसे चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ होगा। उसे लगा कि यह प्रिंसिपल की बेवजह की चिंता है, लेकिन हकीकत में ऐसा अनुभव करना सिरदर्द था। कुछ लोगों ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि उसकी आंखों में जलन झलक रही थी। उसका हाथ कांप उठा। उसे उन्हें तितर बितर करने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को पूरी सड़क को नक्शे से मिटाने से रोक लिया। वह कहाँ है? उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, अधीरता से भरते हुए। क्या वह वास्तव में दिखाई देने वाला है? उसे नहीं पता था कि नियो ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है।
लेकिन नियो को जानते हुए ये किसी महत्वपूर्ण कारण से ही बुलाया होगा। 1 घंटा बीत गया और उसका कोई पता नहीं चला। उस दौरान एलिजाबेथ ने नवीनतम ऑनलाइन समाचार देखे और नियो को हारग्रेव्स कॉर्पोरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। उसे देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर भी वह इस विचार पर अड़ी रही कि नियो ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, इसका कोई कारण अवश्य होगा। आह भरते हुए उसने बाहर प्रतीक्षा करने के बजाय सड़क के बगल में स्थित कॉफ़ी शॉप में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसके प्रवेश करते ही दरवाज़ा बजा और वह प्रवेश द्वार के पास बैठ गई। कॉफ़ी ऑर्डर करने और उसे धीरे धीरे पीने के बाद एक कर्मचारी उसके पास आया। नमस्ते, क्या हम समीक्षा के लिए पूछ सकते हैं? एक युवा लड़की उसके बगल में खड़ी थी, विनम्रता से मुस्कुरा रही थी। एलिजाबेथ ने उसे भौहें सिकोड़ कर देखा। लड़की की मुस्कान लड़खड़ा गई। एलिजाबेथ की तीखी निगाहों से वह घबरा गई। मैं अगर आप समीक्षा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लड़की हकलाते हुए बोली और अपने पैरों की गति से पीछे हट गई। एलिजाबेथ की नज़र एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। यह एक उच्च स्तरीय भेस कलाकृति है, उसने मन ही मन सोचा। वह लड़की कौन है? उसने अपनी जिज्ञासा दबा ली। लड़की अंडरकवर मिशन पर एक टेम्पलर हो सकती है। भले ही वह न भी हो, लेकिन एलिजाबेथ को इससे कोई सरोकार नहीं था। एलिजाबेथ अपनी कॉफ़ी का आनंद ले रही थी, तभी कॉफ़ी शॉप में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। पवित्र हेड्स की रक्तरेखा, ये पहली बार है। मैंने तुमसे कहा था। नियो हारग्रेव सामान्य रक्तरेखा के लिए बहुत शक्तिशाली था। आसपास के लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके द्वारा लाए गए चौंकाने वाले खुलासों पर उत्सुकता से चर्चा कर रहे थे। लगभग हर दूसरा व्यक्ति नियो के बारे में बात कर रहा था। जब वे विवरण बता रहे थे तो उनकी आवाज़ में विस्मय और ईर्ष्या का मिश्रण था। इससे एलिजाबेथ खुश और चिढ़ी हुई थी। नियो के इर्द गिर्द लगातार हो रही बकबक से कमरे में उसका जबड़ा कस गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे पहले खत्म हो चुकी थी, फिर भी नियो का कोई पता नहीं चला। जब वह इधर उधर देखने लगी तो उसकी अधीरता बढ़ती गई। उसे उम्मीद थी कि उसे एक झलक भी मिल जाएगी। तभी उसने बातचीत का एक और अंश सुना। आह, काश मैं नियो हारग्रेव होता। बंद करो, डैन। सिर्फ इसलिए कि उसका वंश बहुत बढ़िया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सब कुछ मिल गया है, दोस्त ने आंखें मूंदते हुए जवाब दिया। ज़्यूस के वंश के हज़ारों बच्चे हर साल पैदा होते हैं, फिर भी उनमें से कुछ ही प्रतिभावान होते हैं और सफल हो पाते हैं। इसके अलावा नियो ने कुछ ही महीनों में सबको पीछे छोड़ दिया। यह ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल प्रतिभा से हासिल की जा सकती है, दोस्त ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसका लहजा लगभग श्रद्धापूर्ण था। मुझे उसकी प्रतिभा नहीं चाहिए, डैन ने जिद्दी होकर कहा। उसका चेहरा उदास था। दोनों दोस्तों ने अपनी बहस जारी रखी, इस बात से बेखबर कि वे किस नज़र से आकर्षित हो रहे थे। वह अमीर है, मुझे उसका पैसा चाहिए, डैन ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। और धिक्कार है, वह भाग्यशाली कमीना। वह फूट पड़ा, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट साफ थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम समझ नहीं रहे हो। वह आदमी मौत के वंश का एकमात्र व्यक्ति है, उसने ईर्ष्या से भरी आंखों से कहा। सैकड़ों लड़कियां उसके बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होंगी। वह जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता है, ये कहकर कि वह हेडिस की वंशावली को संरक्षित करने और फैलाने की कोशिश कर रहा है। अरे, मुझे जलन हो रही है। तुम्हें करना चाहिए। दूसरा दोस्त अचानक बोलना बंद कर दिया जब उन्होंने तेज आवाज़ सुनी। एलिजाबेथ ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया था। आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग चौंक गए। उसने दोनों दोस्तों को ठंडी, तीखी निगाह से देखा और फिर अपनी एड़ी घुमाकर कॉफ़ी शॉप से निकल गई। दिन खत्म होने वाला था और उसका मूड अब तक के सबसे निचले स्तर पर था। आमतौर पर वह नियो को आज की तरह उसे अकेला छोड़ने के लिए दंडित करती, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उससे प्रभावित होकर उसने कुछ अलग किया। एक गहरी निराशा के साथ उसने उसे संदेश भेजा, पूछा कि वह क्यों नहीं आया। ग्रेटर दैन नियो लेस दैन। मैं। आज तुम कहाँ थे? नियो, हारग्रेव कॉर्पोरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं। तुम मुझे मिलने के लिए कहने के बाद क्यों नहीं आए ऊपर? नियो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नियो, रुको, क्या तुम मुझसे नहीं मिले? ग्रेटर दैन नियो लेस दैन। एलिजाबेथ की भौहें गहरी हो गईं जब उसने उसके जवाब पढ़े। उसे समझ में नहीं आया कि नियो जानबूझकर अनजान बन रहा था, ये देखते हुए कि उनके पिछले संदेश बस ऊपर स्क्रॉल थे या वह वास्तव में उसके बारे में भूल गया था। दोनों विकल्प भयानक थे। ग्रेटर दैन नियो लेस दैन। नियो, मेरा एक दोस्त तुमसे मिलना चाहता था। नियो, मुझे सच में खेद है। मैं ये बताना भूल गया कि मेरा दोस्त तुमसे मिलने आएगा, मुझसे नहीं। नियो, फिर से क्षमा करें। सीनेट परीक्षण के बाद मेरा सिर उलझन में था और मैंने तुम्हें ये ठीक से नहीं समझाया। ग्रेटर दैन नियो लेस दैन। उसकी निराशा उबल पड़ी जब उसने उसके संदेशों को देखा। वह ये नहीं बता सकी कि नियो वास्तव में पश्चाताप कर रहा था या यह उसके लापरवाह बहानों में से एक और था। एलिजाबेथ को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने संदेश को फिर से पढ़ा। कोई था जो उससे मिलना चाहता था। क्या ये कोई सीधा संदेश था या कोई कोड?
उसने आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचा। केवल एक ही बात सामने आई। कॉफ़ी शॉप की लड़की जो भेष में थी। एलिजाबेथ ने भौहें सिकुड़ीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नियो मुझे किसी से मिलवाने के लिए इस तरह का चक्कर नहीं लगाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। फिर से, ये पहली बार नहीं होगा जब नियो के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। एक बात तो यह है कि नियो के आसपास के अव्यवस्थित समय तत्वों ने सुझाव दिया कि वह 3 to 4 बार पीछे हट चुका है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए एलिजाबेथ जानती थी कि वह इससे कहीं ज्यादा बार पीछे हट चुका है। उसने किसी तरह अव्यवस्थित समय तत्वों को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया। यह उसके लिए असंभव होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहते हुए एलिजाबेथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सांस के नीचे एक छोटा सा मंत्र पढ़ा। उसकी पलकों के पीछे छिपी आंखें चमक उठीं। उसकी दृष्टि शहर के भीतर हर पानी की सतह के साथ तालमेल बिठा रही थी। उसके दिमाग में हजारों छवियां उभरीं। एलिजाबेथ ने अभ्यास की मुद्रा में देखा। मैं उसे कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। वाटर रिफ्लेक्ट मंत्र एक शक्तिशाली लेकिन व्यापक रूप से जाना जाने वाला मंत्र था। इसके विरुद्ध प्रतिवाद गुप्त नहीं थे। एलिजाबेथ को आश्चर्य नहीं हुआ। महिला के भेष को देखते हुए उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। लीड गायब हो गई। एलिजाबेथ अपनी जांच में बाधा का सामना कर सकती थी, लेकिन वह एक महान देवता थी। उसने और मंत्रों का जाप किया। वाटर रिफ्लेक्ट मंत्र पर कई मंत्रों की परतें लगाईं। उसके दिमाग में छवियां हिल गईं। उन्होंने उसे पानी की सतह की यादें दिखाईं। अपनी नई विधि से लड़की को ढूंढना आसान था। एलिजाबेथ अपने दिमाग में छवियों का अनुसरण करती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां से लड़की गायब हुई थी। गली अंधेरी थी और छाया में लिपटी हुई थी। उसे जमीन पर खुदा हुआ एक अदृश्य जादुई घेरा खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस जगह के चारों ओर दिव्य ऊर्जा के हल्के निशान थे। एलिजाबेथ ने झुककर उनका अध्ययन किया। ये लड़की का ही होना चाहिए। उसकी नज़र आरेख पर चली गई। टेलीपोर्टेशन मैजिक शकल। ये केवल विशिष्ट दिव्य ऊर्जा हस्ताक्षरों के साथ सक्रिय होगा। यदि पंजीकृत दिव्य ऊर्जा के अलावा कोई और इसे सक्रिय करने का प्रयास करता है तो मैजिक शकल फट जाएगा। एलिजाबेथ खड़ी हो गई। उसके आसपास की दिव्य ऊर्जा में हलचल मच गई। उसने अपनी अवधारणा का उपयोग किया। उसकी दिव्य ऊर्जा का हस्ताक्षर बदल गया, जो जमीन पर छोड़े गए दिव्य ऊर्जा के निशानों के समान हो गया। उसने मैजिक शकल को सक्रिय किया। उसकी नज़र उसके डिवाइस पर प्रदर्शित चैट पर थी। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ महत्वपूर्ण है, नियो, या वह ये सुनिश्चित करेगी कि उसे आज उसके दिल के साथ खेलने का पछतावा हो। ... अरेस कबीले मुख्यालय का सबसे गहरा हिस्सा। तुम घर लौट आए हो, लड़के। कबीले के नेता को नमस्कार। माज ने सिंहासन पर बैठे विशालकाय को प्रणाम किया। उसके बाल लाल थे, आंखें भयंकर थीं, आवाज़ गहरी और धीमी थी जो किसी की भी रूह को कंपा देती थी। माज ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह कुलपति के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। लड़का। माज के जबड़े कस गए। उस आदमी ने कभी अपना नाम नहीं पुकारा। उसे पता था कि वह आदमी ऐसा ही है। वह आदमी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता था। मैंने हारग्रेव्स कॉर्पोरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है। माज की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठीं। उसका दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। वह बढ़ती हुई उत्तेजना को दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या इसीलिए तुमने मुझे घर वापस बुलाया है? क्या वह आदमी उससे नियो के बारे में पूछने वाला था? मृत्यु का पहला बच्चा निश्चित रूप से दिलचस्प खबर थी। नियो, वह मेरा दोस्त है। माज ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उस आदमी पिता ने उससे उसके दोस्त के बारे में पूछा। उनकी अगली बातचीत एक पारिवारिक बातचीत होने वाली थी, कम से कम व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से। वह शुष्क कबीले और युद्ध देवता अरेस विचारधारा का आदान प्रदान नहीं था जो वे वर्षों से करते आ रहे थे। वह मेरी टीम का नेता है। मैं सच्चे आत्मा हथियारों के बारे में जानना चाहता हूँ। उस आदमी के शब्दों ने माज के गर्म सिर पर ठंडा पानी डाल दिया। क्या वे हेनरी हारग्रेव्स के विज्ञापन के अनुसार काम करते हैं? उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता। वे हथियार उन जंजीरों को हटा सकते हैं जो अब तक तुम्हें बांधे हुए हैं। तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने नियो हारग्रेव्स के साथ अपने संबंध का उपयोग उनके बारे में अधिक जानने के लिए नहीं किया। उस आदमी ने माज को गहरी, शक्तिशाली निगाह से देखा। जब उसकी उमड़ती हुई भावनाएं गायब हो गईं तो माज को थकावट महसूस हुई। उस आदमी से पारिवारिक गर्मजोशी की उम्मीद करना उसकी गलती थी। मुझे हथियार इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, उसने कहा। यह मेरा रास्ता है। वह विडंबना पर हंसना चाहता था, अपने ही उत्तर पर। वह आदमी और वह एक जैसे थे। दोनों की विचारधारा सबसे ऊपर शक्ति की थी। वे शीर्ष पर पहुंचने की ज्वलंत इच्छा से प्रेरित थे। केवल एक चीज थी जो उन्हें अलग करती थी, नैतिकता। वह आदमी अपने सपने के लिए कुछ भी, किसी को भी बलिदान करने के लिए तैयार था। मंगल नहीं था। कबीले की परिषद ने उदार होने और आपके लिए एक सच्चा आत्मा हथियार खरीदने का फैसला किया है।
आदमी ने मंगल की बातों को अनदेखा किया और कहा, आप हथियार के साथ जुड़ेंगे और अंततः उन सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे जो आपको रोक रही हैं। उदार, मंगल ने लगभग उपहास किया। वह आभारी था कि उसके दोस्त यहाँ नहीं थे। वह बिना किसी चिंता के उस आदमी को अपना बदसूरत रूप दिखा सकता था। कबीले की परिषद जिसने मुझे रैंक 100 सभी भगवान कबीले के सदस्यों में अंतिम रैंक बनने के लिए मजबूर किया, वह चाहती है कि मैं भी ऐसा करूं। मुझे उदारतापूर्वक एक सच्चा आत्मिक हथियार उपहार में देने के लिए। वास्तव में उस आदमी ने मंगल के स्वर से टपकते व्यंग्य को नज़रअंदाज कर दिया। कबीले की परिषद ने फैसला किया है कि वर्तमान स्थिति में आप पर निवेश करना कबीले के लिए सबसे अच्छा है, और मैंने उनके फैसले का पालन न करने का फैसला किया है। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मुझे हथियार का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो बेटा? क्यों तुम अब ये पूछ रहे हो? मंगल ने मुश्किल से खुद को झल्लाने से रोका। कुछ भी नहीं बदला था। वह आदमी हमेशा की तरह बेखबर रहा, और मंगल हमेशा की तरह उससे नफरत करता था। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। माँ ने भी कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। मंगल अपना मुंह बंद रख सकता था, लेकिन उसने जवाब दिया, क्योंकि यह उन कुछ विषयों में से एक था जिसने उस आदमी को मुंह पर तमाचा मारा। मैं माँ की तरह बनना चाहता हूँ, एक चमकता सितारा, एक चमकता हुआ फीनिक्स। तुम्हारी माँ को ये पसंद नहीं होता कि तुम मजबूत होने का मौका छोड़ दो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आदमी की आवाज़ नर्म होती गई। अगर वह यहाँ होती तो वह तुम्हें यह मौका लेने और अपने पंख फड़फड़ाने के लिए कहती। अगर वह यहाँ होती। मास की आवाज़ में तिरस्कार भरा हुआ था। लेकिन वह मर चुकी है, ज़मीन में 7 फीट ज़्यादा गहराई में। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। माज नहीं रुका। वह मर गई और उसका मजाक उड़ाया गया। उसकी मार्शल आर्ट, उसका अभिमान जिसे उसने अपने जीवन के लिए निखारा था, कहा जाता है कि यही कारण है कि वह एक कमज़ोर व्यक्ति के रूप में मर गई। तुम कभी नहीं। माज ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने एक सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उस आदमी के खिलाफ बात करना उसके स्वभाव में नहीं था। नियो के परिवार के साथ दिन बिताना, दोनों भाइयों को बातचीत करते देखना उसे अपने परिवार की तुलना उनसे करने के लिए मजबूर कर देता था और वह भड़क उठता था। मैं सबको दिखाऊंगा कि मार्शल आर्ट मंत्र या जादू से कमज़ोर नहीं है, माज ने अंत में कहा। आदमी की आभा बदल गई। उसने पत्थर के सिंहासन को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि आर्मरेस्ट टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो माज उनके पीछे छिपे हुए गणनात्मक इरादे को देख सकता था। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी पसंद को बदल सके? वास्तव में कुछ तो है। आदमी को अचानक एहसास हुआ कि वह माज के जाल में फंस गया है। ये देखना आसान था कि माज किसका इंतजार कर रहा था इस पल के दौरान। क्या तुमने यह अपने दोस्तों से सीखा है? आदमी ने व्यंग्यात्मकता से पूछा। मैंने सीखा, माज ने एक मासूम मुस्कान दी। आदमी ने नाक भान सिकोड़ी। अंत में उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि माज के पास एक छिपा हुआ इरादा था। तुम क्या चाहते हो? मुझे हथियार दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भले ही मैं हथियार के साथ बंधन में न आ पाऊं, हथियार मेरा होगा, कबीले का नहीं। आदमी की भौहें सिकुड़ गईं। मास को हथियारों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था, फिर भी वह उनका मालिकाना हक चाहता था। उसके इरादे स्पष्ट थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदमी ने न तो इनकार किया और न ही किसी बात की पुष्टि की। जब मंगल को लगा कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो उस आदमी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन सौदे में अपना हिस्सा अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि इसे भूलना नहीं चाहिए। मंगल के होठों से एक आह निकली। तुम जा सकते हो, धन्यवाद। मास खड़ा हो गया। वह विशाल दरवाजों के पास पहुंचा और जाने ही वाला था कि अचानक वह आदमी बोला, नियो हारग्रेव्स, क्या वह आशीर्वाद का उपयोग कर सकता है? मास रुक गया। वह पलटा। आशीर्वाद भूल जाओ। आदमी ने हाथ हिलाया। तुम बर्खास्त हो। डॉट डॉट डॉट। एलिजाबेथ एक गलियारे में दिखाई दी। लकड़ी की मशालों के ऊपर जलती हुई दिव्य ऊर्जा से भरी लपटों की मदद से रास्ते रोशन थे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी इंद्रियों को फैलाया। ये जगह एक छोटे शहर जितनी बड़ी है। यह एक विशाल बनकर या भूमिगत बेस जैसा लग रहा था। अंदर कम संख्या में कर्मियों को देखते हुए यह मुख्य बेस नहीं था। उसने अतिरिक्त मंत्रों के साथ वाटर रिफ्लेक्ट स्पेल का जाप किया। पानी की यादें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसे वह लड़की मिल गई जिसे वह खोज रही थी। याद में, लड़की ने बेस पर पहुंचने के बाद अपना भेष बदल दिया। वह एक आदमी में तब्दील हो गया। एलिजाबेथ ने उसे पहले भी देखा था। वह है। उसने उस आदमी का नाम याद करने की कोशिश की और असफल रही। वह रहस्यमय जीव अभयारण्य का मालिक है। उसने ए रैंक मिशन पोस्ट किया था जिसे नियो की टीम ने लिया था और फीनिक्स के लुकास के हाथों मारे जाने के बाद विफल हो गया था। उसके दिमाग में और भी यादें उभर आईं जैसे जैसे शब्द उसकी जुबान से निकले।
जब अकादमी को एहसास हुआ कि रहस्यमय वनस्पति अभयारण्य में कुछ गड़बड़ है तो प्रिंसिपल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उससे पहले ही भाग गया। महीनों से उस आदमी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। एलिजाबेथ समझ गई कि नियो ने उसे पकड़ने के लिए जानबूझकर यहाँ भेजा है। उसकी नाराजगी बढ़ गई। अगर उसे कुछ चाहिए तो वह मुझसे सीधे पूछ सकता है, चक्कर क्यों लगा रहा है। अपनी बातों के बावजूद वह उस आदमी के स्थान की ओर बढ़ी। उसने अपने रास्ते में बेस का निरीक्षण किया। एक गश्ती दल का रास्ता उसके रास्ते से मिला। उसने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। घुसपैठिया। उसके मुंह में पानी भर गया और वह कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया। उसने हिलने और हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे फंसाने वाले पानी के गोले ने उसके सभी मंत्र मिटा दिए। एलिजाबेथ के चलते चलते और भी गश्ती दल उसे ढूंढने लगे। उसने उन्हें नष्ट कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि अगर उसे उनसे जानकारी निकालने की ज़रूरत पड़े तो वह उन्हें न मारे। उसे उस आदमी के स्थान तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। वह दीवार के पार से उसकी आवाज़ सुन सकती थी। हम आखिरकार अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। अकादमी में विफलता ने हमारी योजना को लगभग बर्बाद कर दिया, लेकिन अब हमारे पास एक मौका है। एलिजाबेथ ने हमला किया। दीवार फट गई, जिससे कमरा दिखाई देने लगा। एलिजाबेथ छेद से उस जगह में दाखिल हुई। वह आदमी मेज के सिरहाने कुर्सी पर बैठ गया। वह उसे देखकर मुस्कुराया। क्या तुम ऐसा नहीं कहोगी? एलिजाबेथ ने भौहें सिकुड़ी जब उसे एहसास हुआ कि वह आदमी शांत था। बहुत शांत, लगभग ऐसा लगा जैसे उसे उसके आने की उम्मीद थी। वाकई यह सच है, वह आदमी मुस्कुराया। कॉफ़ी शॉप का उद्देश्य तुम जैसे शक्तिशाली देवताओं को लुभाना था जो मेरे बाद आए। चूंकि हम अब बलिदान इकट्ठा करने के लिए अकादमी का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए तुम जैसे देवताओं को ही ऐसा करना होगा। एलिजाबेथ ने अपनी नज़र कमरे की छत पर घुमाई। उस पर एक बैंगनी रंग का विशाल घेरा बना हुआ था जिसके बीच में एक आंख थी। शून्य का मंदिर, एलिजाबेथ ने बड़बड़ाया। उसने अपनी नज़र नीचे की और उस आदमी की आंखों से मिली। तुम अकादमी में क्या योजना बना रहे थे? कुछ भी जटिल नहीं। दूषित राक्षस पैदा करना, अकादमी में उथल पुथल मचाना, पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली देवताओं की लाशें इकट्ठा करना और उन्हें बलि के रूप में इस्तेमाल करना। किस लिए? उत्साहित होकर उस आदमी की सांस फूलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भविष्य की कल्पना कर सकता था जहां वे सफल हुए थे। हम नकली आकाश को चीर देंगे और सच्चे देवताओं का स्वागत करेंगे। शून्य के देवता। एलिजाबेथ ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे वह किसी कीड़े को देख रही हो। उसके कुछ पेंच स्पष्ट रूप से ढीले थे। वह उसे पकड़ने के लिए एक कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक एक शक्ति ने उसे पीछे से खींच लिया। एक पलक झपकते ही वह एक अजीब दुनिया में आ गई। आसमान पर एक छत थी, एक शतरंज की बिसात जैसी छत जो अनंत तक फैली हुई लगती थी। जमीन वही थी, कोई दीवार नहीं थी, केवल शतरंज की बिसात जैसा आसमान और फर्श। हा, एलिजाबेथ ने अपनी नज़र अनियंत्रित हंसी के स्रोत की ओर घुमाई। उसने एक आदमी को देखा जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और दिल खोलकर हंस रहा था। बेस में बैठा आदमी इतना कमज़ोर था कि वह लालच में आए देवताओं को खत्म नहीं कर सकता था। उसने सोचा, ये व्यक्ति ही होगा जो घुसपैठियों से निपटता होगा। सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी ने अपना सिर उठाया और उसे घूरा। एलिजाबेथ चौंक गई जब उसने देखा कि कीड़े उसके चेहरे का आधा हिस्सा खा रहे हैं। कीड़े उसके नाक और मुंह में घुस गए, उसका मांस खा रहे थे। फिर भी आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उन्हें महसूस ही नहीं कर पा रहा हो। एक शून्य दूषित। तो आप इस रूप को पहचानते हैं? शून्य दूषित आदमी मुस्कुराया। बेशक आप पहचानते हैं। एक महान देवता को इन मामलों के बारे में जानकारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह हंसा और अपनी बाहें फैला दीं। सच कहूं तो मैं काफ़ी हैरान था जब हम दोनों को ड्रीम डायमेंशन में टेलीपोर्ट किया गया। विश्व की इच्छा इस जगह को तभी खोलती है जब महान देवता लड़ने वाले होते हैं। उसने उसकी ओर इशारा किया। सोचो कि मुझे कैसा लगा जब मैं उस महिला पर हमला करने वाला था जो हमारे बेस में घुसी थी और अचानक विश्व की इच्छा ने मुझे ड्रीम डायमेंशन में खींच लिया। उसके होठों का कोना ऊपर उठा। तुम्हारे शुक्रिया, हम आज ही अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। वह आदमी तेजी से एलिजाबेथ की ओर बढ़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक महान देवता ने खुद को हमारे दरवाजे पर पहुंचाया। मर जाओ और हमारे महान अनुष्ठान की नींव बन जाओ। शून्य दूषित। तो आप इस रूप को पहचानते हैं? शून्य दूषित व्यक्ति मुस्कुराया। बेशक आप पहचानते हैं। एक महान देवता को इन मामलों के बारे में जानकारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह हंसा और अपनी बाहें फैला दीं। सच कहूं तो मैं काफ़ी हैरान था जब हम दोनों को स्वप्नायाम में टेलीपोर्ट किया गया था। विश्व की इच्छा इस स्थान को तभी खोलती है जब महान देवता लड़ने वाले होते हैं। शून्य दूषित ने एलिजाबेथ की ओर इशारा किया। सोचो कि मुझे कैसा लगा जब मैं उस महिला पर हमला करने वाला था जो हमारे बेस में घुसी थी और अचानक विश्व की इच्छा ने मुझे स्वप्नायाम में खींच लिया। उसके होठों का कोना ऊपर उठा। आपकी बदौलत हम आज ही अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। वह व्यक्ति एलिजाबेथ की ओर तेजी से बढ़ा।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक महान देवता ने खुद को हमारे दरवाजे पर पहुंचाया। मर जाओ और हमारे महान अनुष्ठान की नींव बन जाओ। प्रशिक्षण कक्ष, हारग्रेव्स हवेली। स्थिति, उसने बड़बड़ाया। नियो हारग्रेव्स। रैंक, ग्रेड 5 मिथिक। दिव्य ऊर्जा शुद्धता, ग्रेड 2 मिथिक। आंकड़े, शक्ति 130, गति 128, निपुणता 140, संविधान 119, भाग्य 0, आत्मीयता, मृत्यु, छाया, अंधकार 0, जल, समय। जादू मंत्र, नेक्रोटिक स्पर्श, महासागर का आलिंगन, सार श्वास। रक्तरेखा, मृत्यु का सम्राट। अद्वितीय कौशल, मृत्यु, अमर, शाश्वत। खोज, बारबाटोस का प्रशिक्षण पूरा करें। भाग 1 3/5 पूरा हुआ। उसने भाग्य मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके होठों से एक आह निकली। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी किस्मत भाग्य मूल्य एलिजाबेथ के साथ होने वाली घटनाओं को प्रभावित करेगी। उसने अपना सिर हिलाया। क्या होगा, इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपना कार्ड खेल लिया था। अब उसे इंतजार करना था। नियो ने अपना ध्यान हाथ में लिए कार्य पर केंद्रित कर दिया। वह प्रशिक्षण कक्ष में अकेला बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। समय के तत्वों ने उसे घेर लिया। अदृश्य छायाएं बनाईं जो दीवारों के साथ नृत्य कर रही थीं। जब वह ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसके गाल से पसीना बह रहा था। प्रत्येक बूंद उसके तनावग्रस्त चेहरे पर गहन एकाग्रता का मार्ग बना रही थी। रिवाइंड एन्चेंटमेंट मंत्र, उसने खुद से बड़बड़ाया। यह एक रेजोनेंस रैंक मंत्र था। नियो के पास जो अन्य मंत्र थे वे सभी बारबाटोस, एलिजाबेथ या सिस्टम द्वारा उसके दिमाग में समाहित थे। वह उन मंत्रों का आसानी से उपयोग कर सकता था। हालांकि रेजोनेंस एन्चेंटमेंट मंत्र अलग था। वह इसे खरीदने के दिन से ही इसका अभ्यास कर रहा था। नियो की आंखें खुल गईं। वह घबरा गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसने अपनी सांसें थाम लीं। अरे, यह इतना कठिन क्यों है? उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भीतर ध्यान केंद्रित किया। उसके होंठ खुल गए और उसे अकादमी में सिखाई गई हर बात याद आ गई। अनुनाद श्रेणी के मंत्र तीसरे चरण के मंत्र हैं, उसने दोहराया, जो अब एक जाना पहचाना मंत्र है। इसका मतलब है कि उनके पास 2 घात 3 8 उपशैल हैं। प्रत्येक उपशैल एक तत्व से बना था जिसे दिव्य ऊर्जा के एक धागे के साथ जोड़ा गया था। मंत्रों को सक्रिय करने के लिए उपशैल को एक बहुत ही विशिष्ट संरचना में व्यवस्थित किया गया था। सिद्धांत सरल है, लेकिन यह शापित मंत्र, उसने बुदबुदाया। सांस छोड़ते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर से नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अभी समय तत्व में निपुणता हासिल करनी थी और वह समय तत्वीय दृष्टि का उपयोग करके समय तत्वों को देख नहीं सकता था। उसे उन्हें महसूस करने के लिए अपनी अन्य इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। उसने समय तत्व का एक तत्व लिया। फिर उसने इसे दिव्य ऊर्जा के एक धागे के साथ एक उपशैल के अंदर रखने की कोशिश की। धागा और तत्व एक चुंबक के विपरीत ध्रुवों की तरह एक दूसरे की ओर आकर्षित थे। उन्हें अलग रखने के लिए उसे अपने दिमाग और ध्यान पर जोर देना पड़ा। एक उपशैल को सफलतापूर्वक बनाने के बाद नियो ने दूसरा बनाने की कोशिश की। दूसरा, तीसरा, चौथा। जब तक वह 5वां उपशैल बना रहा था, उसे उपशैल को अपनी जगह पर रखने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ा। उनमें से कुछ एक दूसरे को आकर्षित करते थे जबकि अन्य प्रतिकर्षित करते थे, और नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए उसे अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ा। पसीने की बूंदें उसकी त्वचा से लुढ़क रही थीं। प्रत्येक बूंद उसके द्वारा किए जा रहे प्रयास से भारी थी। सब शेल के बीच विरोधी ताकतें बहुत ज्यादा हो गईं और संरचना बिखर गई, जिससे नियो को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिछले मंत्रों के साथ कितना भाग्यशाली रहा था। बारबेटोस से नेक्रोटिक टच, एलिजाबेथ से ओशन एम्ब्रेस और सिस्टम से एसेंस ब्रीथ मंत्र। जब उसने उन्हें हासिल किया था तब से ही वे मंत्र उसके दिमाग में थे। हालांकि टाइम एन्चेंटमेंट स्पेल कुछ ऐसा था जिसे उसे शुरू से ही प्रशिक्षित करना था। उसे इसे खुद सीखना था। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान प्रशिक्षण पर वापस लगा दिया। जब प्रशिक्षण कक्ष का दरवाज़ा खुला तो वह खड़ा हो गया। बटलर ने सिर झुकाया। युवा मास्टर, नीलामी का समय हो गया है। समझ गया। नियो खड़ा हुआ और अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया का इस्तेमाल किया। उसने स्नान किया और कपड़े बदले। बटलर कमरे में उसका इंतजार कर रहा था जब तक कि वह तैयार नहीं हो गया। चलो चलते हैं। दोनों हवेली से बाहर निकल गए। नीलामी के दौरान नियो ने खुद को अकेला पाया। उसके दोस्तों को उनके परिवारों ने वापस बुला लिया था। रास्ते में बटलर ने चुप्पी तोड़ी। युवा मास्टर, मास्टर ने मुझे आपको कुछ बताने का आदेश दिया है। क्या है? सेबेस्टियन के रहस्यमय लहजे को देखकर नियो ने भौहें सिकोड़ लीं। इससे उसे एक अशुभ एहसास हुआ। कृपया विवाह प्रस्ताव बैठक के लिए तैयार रहें। नीलामी समाप्त होने के बाद उनकी व्यवस्था की गई है। विवाह प्रस्ताव बैठक, नियो ने उलझन में कहा।
हाँ, विवाह प्रस्ताव बैठक, बटलर ने गाड़ी चलाते हुए स्पष्ट किया। आपकी वंशावली मृत्यु की है और आप हेड्स के महान देव वंश के मुखिया हैं। कई परिवार आपके साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बेटियों का मुझसे विवाह करवाकर। नियो ने अपने मंदिरों की मालिश की, उसे सिरदर्द होने लगा। बहुविवाह सामाजिक रूप से स्वीकार्य था और उसे कोई संदेह नहीं था कि उसके लिए ढेरों विवाह प्रस्ताव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें मना कर दो, हम नहीं कर सकते। बटलर ने अपनी छाती से एक पत्र निकाला और नियो को दे दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो ने पत्र खोला। उसकी आंखों ने शब्दों को स्कैन किया और उसका चेहरा विकृत हो गया। क्या वे मुझसे मजाक कर रहे हैं? अविश्वास में उसका मुंह खुला रह गया। बटलर ने रियरव्यू मिरर से नियो के हाव भाव देखे और आह भरी। सीनेट काउंसिल ने आपको अपने वंश को संरक्षित करने का आदेश दिया है। तब तक आप घर में नजरबंद हैं। हेड्स की रक्तरेखा अनमोल थी। नियो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ये थी। परिषद का आदेश था कि नियो को मुक्त किए जाने से पहले उसका बच्चा सुनिश्चित किया जाए। मेरे भाई से करवाओ, उसका भी वही रक्तरेखा है। हम इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते। चूंकि मास्टर ने कभी अपनी रक्तरेखा को जागृत नहीं किया, इसलिए इस बात की थोड़ी संभावना है कि उसका हेफेस्ट्स कबीले का रक्तरेखा हो। आखिरकार हारग्रेव्स परिवार हेफेस्ट्स कबीले से संबंधित था। ये तुम ही थे जिन्होंने एक अलग रक्तरेखा को जागृत करके सभी को चौंका दिया। नियो का चेहरा मुरझा गया, उसके विचार भारी हो गए। सीनेट परिषद का आदेश काफी बोझिल था। मैं अपने भाई से मदद मांगूंगा। वह चुप हो गया, उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हेनरी को पता न चले कि नियो का शादी करने या बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी हेनरी ने सेबेस्टियन के माध्यम से पत्र भेजा। वह कमीना इसका आनंद ले रहा है। उसने आह भरी और सीट पर वापस बैठ गया। बटलर ने खांसी की। नियो के हाव भाव को देखते हुए अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि मास्टर ने सीनेट काउंसिल से पहले ही अपील कर दी है। वह उन्हें आपके बच्चे होने की शर्त हटाने के लिए कहेगा। शादी वाले हिस्से के बारे में क्या? सेबेस्टियन, कुछ बोलो। बटलर ने फिर से खांसी। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, लेकिन अगर सीनेट के आदेश से शादी की शर्त हटा भी दी जाती है तो भी आपको मंगेतर तो लेने ही होंगे। मंगेतर? कई मंगेतर? उद्धरण चिन्ह ... कृपया पत्र को ध्यान से पढ़ें। नियो ने पत्र को फिर से खोला। पाठ को स्कैन करते समय उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह पहले कुछ पंक्तियां पढ़ने से चूक गया था। 10 पत्नियां। क्या मैं उन्हें खरगोश जैसा दिखता हूँ? नियो अपनी सीट पर एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह बैठ गया। उसे बहुत कुछ हासिल करना था। अपनी एक्सोस्केलेटन सर्जरी करवाना, अपनी परछाई को हराना, बारबाटोस का ट्रायल पूरा करना, अपने सभी दोस्तों से एक साथ लड़ना, अकादमी पास करना और टेम्पलर बनना। शादी करना आखिरी चीज थी जिस पर वह ध्यान केंद्रित करना चाहता था। इससे किसी भी तरह से उसके मजबूत बनने के लक्ष्य में मदद नहीं मिली। उसने अपनी जीभ चटकाई और खिड़की से बाहर देखा। वे नीलामी स्थल पर पहुंच गए। नियो ने नीलामी प्रतिभागियों में कई उच्च रैंक वाले लोगों को देखा। टेम्पलर, सीनेट के सदस्य, कबीले के मुखिया। लोगों की कोई कमी नहीं थी। नियो अपने वाहन से बाहर निकला और नीलामी घर में प्रवेश किया। बटलर ने उसे एक वीवीआईपी कमरे में पहुंचाया। ट्रिविया 5। ट्रिविया प्रकार, कौशल जानकारी। विषय, अद्वितीय कौशल पारलौकिकता। पारलौकिकता ने हर बार जब उपयोगकर्ता खुद को पुनर्जीवित करता है तो शरीर और आत्मा को 1% मजबूत किया। हालांकि यह स्वर्ग के आशीर्वाद की तरह लग रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से इसके विपरीत था। ट्रांसेंडेंस में एक बहुत ही खतरनाक कमी थी। एक ऐसी कमी जो नियो को आसानी से मार सकती थी। कौशल को काम करने के लिए दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता थी। हर बार नियो को ट्रांसेंडेंस का उपयोग करने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा खर्च करनी होगी। जब भी वह मजबूत होता, कौशल ट्रांसेंडेंस को उसे और मजबूत करने के लिए अधिक दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता होती। जब तक उसका दिव्य ऊर्जा पूल बढ़ता नहीं और कौशल की मांग को पूरा नहीं करता, वह एक दिन मर जाएगा क्योंकि वह कौशल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दिव्य ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता था। नीलामी शुरू होने का इंतजार करते हुए नियो का मन भटक गया। सीनेट चाहता है कि मैं अपनी वंशावली फैलाऊं। दूसरी ओर ज़ियुस कबीला मुझे मारना चाहता है। क्या ये कहना सुरक्षित है कि ज़ियुस कबीला अकेले आगे बढ़ रहा है, या वे अपने असली इरादों को छिपाने के लिए एक धुएं के पर्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी हो, नियो का शादी करने या बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। ये स्पष्ट था कि ज़ियुस कबीला उसके वंश के खिलाफ बुरे इरादे रखता था। वे उसकी पत्नी या बच्चे के पीछे भी पड़ सकते थे। यह नियो के लिए एक अनावश्यक बोझ था। हारग्रेव्स नीलामी में आपका स्वागत है, प्रिय अतिथियों। जब नियो ने नीलामीकर्ता की आवाज़ सुनी तो उसने दूसरी मंजिल पर वीवीआईपी कमरे से नीलामी हॉल की ओर देखा। सिलवाया हुआ परिधान पहने हुए धनी संरक्षक मखमली सीटों की पंक्तियों में बैठे थे। उनकी आंखें चमक उठीं।
उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वे नीलामी के लिए कितने उत्सुक थे, क्योंकि वे आपस में बड़बड़ा रहे थे। हवा में उम्मीद की लहर थी और कपड़ों की नर्म सरसराहट उनकी शांत बातचीत के बीच की खामोशी को भर रही थी। ऊपर लगे सुनहरे झूमर कमरे में एक गर्म चमक बिखेर रहे थे, जो चमचमाते आभूषणों और उपस्थित लोगों के कपड़ों के जटिल डिजाइनों को उजागर कर रहे थे। नीलामी शुरू हुई। हथियार, अयस्क, मंत्र पुस्तकें, मंत्र, पौराणिक जानवर। नीलामी में उच्चतम गुणवत्ता वाली विदेशी वस्तुएं रखी गईं। नियो ने कार्यवाही देखी। अंत में मंच पर मेजबान ने नीलामी की अंतिम वस्तु की घोषणा की। प्रिय अतिथियों, अब वह वस्तु प्रकट करने का समय आ गया है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्रू सोल वेपन सीरीज। दर्शकों ने ताली बजाई। नियो चुपचाप मंच की ओर देखता रहा। एक वारहैमर, एक गोली, एक लंबी तलवार। मंच पर 3 हथियार प्रदर्शित किए गए। कृपया ध्यान दें, यदि ट्रू सोल वेपन आपके साथ संबंध बनाने से इनकार करता है तो नीलामी घर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। नीलामीकर्ता ने ट्रू सोल वेपन के बारे में जानकारी समझाना शुरू किया। अंत में ट्रू सोल वेपन अपने उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर अपना आकार बदलते हैं। इसलिए कृपया चिंता न करें यदि आप तलवारबाज नहीं हैं, लेकिन भलाधारी हैं। दर्शक हंस पड़े। नियो ने अपना हाथ ओबिट्स के मूठ पर रखा और सच्चे आत्मा के हथियारों को घूरने लगा। सर्वनाश के हथियार, उसने बड़बड़ाया। गॉडस्लेयर हथियार सभी सर्वनाश के 4 घुड़सवारों में से एक के थे। ओबिट्स मूल रूप से मृत्यु के सर्वनाश के स्वामित्व में माना जाता था। अन्य 3 हथियार युद्ध के सर्वनाश, अकाल के सर्वनाश और विजय के सर्वनाश के थे। मैंने नीलामी नहीं रोकी, नियो ने बड़बड़ाया। क्या ये सही काम था? सर्वनाश खतरनाक होते हुए भी खलनायक नहीं थे। कम से कम, बिल्कुल नहीं। वे कुछ हद तक अतिशक्तिशाली सतर्क देवताओं के एक समूह की तरह थे। फिर भी वहाँ एक था, यही कारण है कि उन्हें एपोकेलिप्स कहा जाता था। नियो ने नीलामी को ध्यान से देखा। क्या एपोकेलिप्स ऑफ डेथ आया? नियो को एपोकेलिप्स ऑफ डेथ की पहचान नहीं पता थी, अन्य तीनों की तरह नहीं। उसकी योजना नीलामी का उपयोग अपनी असली पहचान खोजने के तरीके के रूप में करने की थी। सबसे पहले हम वॉरहैमर की नीलामी करेंगे। बोली 500 मिलियन से शुरू होगी। 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 3 बिलियन, 10 बिलियन। दर्शक शांत हो गए। वे VIP कमरे की ओर देखते रहे जहां 10 बिलियन की बोली लगाने वाला मालिक बैठा था। क्या कोई है जो कीमत बढ़ाना चाहता है? मेजबान ने पूछा। 10 बिलियन एक बार, 10 बिलियन 2 बार, 10, 15 बिलियन, 17 बिलियन। बोली बढ़ती रही। सेनेटर अब्राहम को 80 बिलियन में बेचा गया। पहला ट्रू सोल वेपन सफलतापूर्वक नीलाम हुआ। यह उपन्यास में जैसा ही है। नियो ने भौहें सिकोड़ी। मृत्यु का सर्वनाश कहाँ है? क्या वह नीलामी में नहीं आया? हम दूसरे ट्रू सोल वेपन की नीलामी शुरू करेंगे। शुरुआती कीमत 500 मिलियन है। नीलामीकर्ता ने दर्शकों को दिखाने के लिए गोली को आगे बढ़ाया। एक और गर्म बोली लगी। गिदोन एवहॉट को 100 बिलियन में बेचा गया। दूसरे सोल वेपन की कीमत में 20 बिलियन का उछाल आया। नीलामीकर्ता ने अपनी अपार खुशी को एक आदर्श व्यावसायिक मुस्कान के पीछे छिपा लिया। मास परिवार ने दूसरा हथियार खरीदा। नियो की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। उसे अपने दोस्त को ऐसा हथियार देने से नफरत थी जो आपदा के भाग्य से बंधा हुआ था, लेकिन यह उसके दोस्त के लिए मजबूत होने का एकमात्र तरीका था। इसके अलावा नियो खुद ओबिट्स का उपयोग कर रहा था। अगर वह दूसरों से कहता कि वे ट्रू सोल वेपन का उपयोग न करें क्योंकि वे खतरनाक थे, तो यह उसे पाखंडी बना देगा। यह आखिरी बचा हुआ ट्रू सोल वेपन है। प्यारे लोगों, इस मौके को मत जाने दो। एक ट्रू सोल वेपन पैसे की तुलना में अमूल्य है। यह आपके साथ मजबूत हो सकता है और आपके प्राथमिक तत्व नियंत्रण को मजबूत कर सकता है। ये तब भी काम करेगा जब आप पैरागॉन डेमिगॉड या एक्साल्टेड डेमिगॉड बन जाते हैं। नीलामीकर्ता ने बोली शुरू करने से पहले एक छोटी मार्केटिंग पिच की। हम 500 मिलियन से शुरू करेंगे। अब तक नियो कांच की दीवार के सामने खड़ा था जो उसे नीलामी हॉल दिखा रही थी। उसके हाथ ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था। बाहर आओ, कमीने। अगर नियो आज असफल हो जाता तो उसके पास कोई सुराग नहीं बचता। एपोकेलिप्स ऑफ डेथ एक रहस्यमय प्राणी था। वह मजबूत, अमीर था और एपोकेलिप्स ऑफ डेथ के अनुसार मुख्य कलाकारों के साथ उसी वर्ष डेमिगॉड अकादमी में एक छात्र था। नियो ने अकादमी की छात्र सूची को 5 बार देखा था। उसने छात्र परिषद की शक्ति को भी संगठित किया। फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में असमर्थ था जिस पर एपोकेलिप्स ऑफ डेथ होने का संदेह हो। आज ही उसे खोजने का एकमात्र मौका था। तुम कहाँ हो, डेथ? नीलामी समाप्त हो गई। डेमिगॉड अकादमी की प्रिंसिपल शार्लोट फॉन्टेन को तीसरा ट्रू सोल वेपन खरीदने के लिए बधाई। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। वह निराश भाव के साथ कमरे से बाहर चला गया। हथियार उन्हीं लोगों को बेचे गए थे। ये स्पष्ट है कि भविष्य में बहुत कुछ नहीं बदला। केवल वह ही क्यों गायब हो गया।
मृत्यु के सर्वनाश के इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य थे। अरे, हवेली में वापस जाने की यात्रा बिना किसी घटना के हुई। बटलर ने उसे कुछ दस्तावेज दिए। ये क्या हैं? आज विवाह अनुबंध के लिए आपसे मिलने आए संभावित लोग। आह भरते हुए नियो ने फाइल को जल्दी से पलटा। वह एक खास पेज पर रुक गया। मॉरिगन का नाम यहाँ क्यों है? ऐसा लगता है कि ज़ियुस कबीले ने उसे विवाह अनुबंध के साथ भेजा है। नियो ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? ज़ियुस कबीले ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने अपना पद मुझसे खो दिया था। लेकिन किसी दूसरे परिवार से जुड़ने के लिए उसके जैसी प्रतिभा को छोड़ना एक बेवकूफ़ी भरा फैसला लगता है। यह ज़ियुस कबीले का काम करने का तरीका है, युवा मास्टर, बटलर ने समझाया। वे प्रतिभाशाली सैनिक चाहते हैं जो बिना सवाल किए उनके आदेशों को सुनते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली नहीं जो अपने आप काम करते हैं या असफल जो बेकार हैं। नियो ने सिर हिलाया। ज़ियुस कबीले की विचारधारा विकृत थी। अपना सिर हिलाते हुए उसने दस्तावेज बटलर को वापस कर दिया। मुझे पता है कि यह सीनेट परिषद का आदेश है, लेकिन कम से कम एफ्रोडाइट कबीले से संभावनाओं को हटा दें। उनके नाम सूची में क्यों हैं? समझ गया, युवा मास्टर। मैं अगली बार सावधान रहूंगा। नियो अपने कमरे में पहुंचने ही वाला था कि उसने दरवाजे के बाहर दो लोगों को देखा। एक के बाल नीले थे और दूसरी एक अनजान महिला थी जिसके बाल हरे थे। तुम यहाँ हो? महिला ने नीले बालों वाले आदमी एलिजा की कलाई पकड़ी और उसे नियो की ओर खींचा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सिग्नोरा एवर्ली हूँ, सेनेटर सर निकोलस मोंटेग की 17वीं शिष्या। उसने झुककर एलिजा को नीचे खींचते हुए उसे एक ताज़ा मुस्कान दी। यह मेरा भाई एलिजा है, जो पवन मंदिर का एक टेम्पलर है। मुझे यकीन है कि आप उसे पहले से ही जानते हैं। वह वही था जिसने आपकी सीनेट की सुनवाई को संभाला था। उसने जो कुछ किया उसके लिए मुझे खेद है। एलिजा की आदत है कि वह गलत काम करता है। उससे माफ़ी मांगने के बाद वह सीधी खड़ी हो गई। एलिया ने चिढ़कर और शर्मिंदा होकर दूसरी ओर देखा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? नियो ने सवाल किया। हमें आपकी शादी की संभावनाओं के साथ होने वाली बैठकों की निगरानी करने के लिए भेजा गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आप उन्हें उचित आधार के बिना अस्वीकार न करें। सिग्नोरा ने अजीब तरीके से मुस्कुराया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, नियो। मुझे पता है कि सीनेट का फैसला थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हालांकि ये व्यापक भलाई के लिए है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम जा सकते हो। नियो उनके पास से गुजरा और अपने कमरे में जाने ही वाला था कि सिग्नोरा ने उसे आवाज़ दी। क्या तुम बाद में शादी के संभावित लोगों से मिलने जा रहे हो? उसने नियो की प्रतिक्रिया की कमी से हैरान होकर पूछा। सेनेटर महाद्वीप के नेता थे। उनके शिष्यों के साथ स्वाभाविक रूप से बहुत सम्मान से पेश आया जाता था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा बड़े संगठन भी सिग्नोरा के सामने सिर झुकाते थे। मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा हूँ, नियो बोला। वह बटलर की ओर मुड़ा। आज जो विवाह की संभावनाएं सामने आई हैं, उन्हें अस्वीकार कर दीजिए, सर सेबेस्टियन। नियो के कमरे में कदम रखने से पहले दिव्य ऊर्जा के एक अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया। अब यह ऐसी चीज़ है जिसकी हम अनुमति नहीं दे सकते। सीनेट ने तुम्हें आज उनसे मिलने का आदेश दिया है और तुम्हें उनके आदेशों का पालन करना होगा, सिग्नोरा मुस्कुराया। और मैं आदेशों को अस्वीकार करता हूँ। कृपया अपने निर्णयों के बारे में 2 बार सोचो, नियो। अन्यथा मुझे बल का सहारा लेना पड़ेगा। नियो ने नाक सिकोड़ी। उसका मंगेतर या पत्नी लेने का कोई इरादा नहीं था। बल का प्रयोग करो, उसने कहा। अगर तुम कर सकते हो तो कोशिश करो। सिग्नोरा मुस्कुराती रही, हालांकि उसकी निगाहों के पीछे छिपा गुस्सा नियो को स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नियो रक्तपिपासा के प्रति संवेदनशील था। वह समझ सकता था कि वह उसे मारना चाहती थी क्योंकि वह जिस तरह से व्यवहार कर रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं किया। नियो ने मुस्कुराया। आप बल का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सिग्नोरा ने अपनी नज़र बटलर की ओर घुमाई। सर सेबेस्टियन, कृपया नियो को सीनेट काउंसिल के आदेशों का पालन करने के लिए कहें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, युवा महिला, लेकिन मैं युवा मास्टर के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह विवाह की संभावनाओं को पूरा नहीं करना चाहता है, तो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। सेबेस्टियन ने अपनी उंगली चटकाए। नियो को पकड़े हुए अदृश्य हाथ टूट गया। आप घृणित हैं, सर सेबेस्टियन, सिग्नोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सेनेटरों के नाम पर एक कलंक हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आपने एक गंदे, छोटे से बटलर की तरह काम करने का फैसला किया, तो हम सभी को सीनेट काउंसिल में कितना कुछ सहना पड़ा? युवा महिला, कृपया अपने अगले शब्दों को ध्यान से चुनें। मैं मास्टर या युवा मास्टर के खिलाफ किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगी। सिग्नोरा ने अपना मुंह बंद रखा और नकली मुस्कान के साथ सेबेस्टियन को घूरती रही। वह पलटी। चलो, एलिजा, अगर सर सेबेस्टियन उनकी मदद कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों के चले जाने के बाद नियो ने अपनी नज़र बटलर पर घुमाई। धन्यवाद, मैंने केवल आपके बटलर के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, युवा मास्टर।
नियो ने सिर हिलाया। वह अपने कमरे में गया, नहाया और बटलर को फिर से बुलाया। शादी की संभावनाएं कहाँ हैं? मैंने उन्हें वापस भेज दिया है। अच्छा, नियो ने सिर हिलाया। मॉरिगन के बारे में क्या? मिस मॉरिगन डाइनिंग हॉल में हैं। नियो को ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि मॉरिगन डाइनिंग रूम में क्या कर रही थी। वह उससे मिलने गया। वहाँ मेज़ अलग अलग व्यंजनों से भरी हुई थी। झूमर की गर्म रोशनी में चांदी की प्लेटें चमक रही थीं। हर प्लेट में ध्यान से जीवंत सुगंधित भोजन रखा हुआ था। बीच में एक भुना हुआ बत्तख रखा हुआ था जिसकी त्वचा सुनहरी और कुरकुरी थी। चमचमाते रस और थोड़ी सी चर्बी के साथ ग्रिल्ड स्टेक की प्लेट मैश किए हुए आलू के कटोरे के बगल में रखी हुई थी जो मलाईदार और चिकने थे, जिन्हें अजमोद की टहनियों से सजाया गया था। ताजे फलों की एक बड़ी डिश जो बिल्कुल सही स्लाइस में कटी हुई थी मुख्य कोर्स के बगल में रखी हुई थी। उनका रंग सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन के सामने चमक रहा था। तकिए जैसी ब्रेड रोल जिनकी परत नर्म और गर्म थी एक चांदी की ट्रे पर बड़े करीने से रखी हुई थी जिसे तोड़ा जा सकता था और भरपूर मक्खन में डुबोया जा सकता था। सूप के कटोरे भी थे, उनकी भाप नाजुक भंवरों में उठ रही थी। जड़ी बूटियों और मसालों की खुशबू से हवा सुगंधित हो रही थी। मेज के कोनों में ग्रिल्ड सी फूड, भरवा मशरूम और चटपटे सलाद जैसे व्यंजनों ने दावत में विविधता ला दी। नियो देख सकता था कि मॉरिगन खाने के पहाड़ को खा रहा है। शांत हो जाओ, कोई भी तुम्हारा खाना नहीं चुराने वाला है। वह उसके बगल में बैठ गया। उसने उसे अनदेखा कर दिया। एक हाथ मेज पर टिकाकर और अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए वह उसकी ओर मुड़ा। तुम अपने कबीले में वापस क्यों नहीं गए? मुझे यकीन है कि सर सेबेस्टियन ने शादी की सभी संभावनाओं को घर जाने के लिए कहा होगा। मुझे मत बताओ कि तुमने यहाँ रहने का फैसला किया ताकि तुम पेटू की तरह खा सको। हाँ, उसने उसे चिढ़ाने से पहले ही रोक दिया। मेरे जैसे निम्न श्रेणी के सदस्यों को कबीले में अच्छा खाना खाने जैसी विलासिता का आनंद लेने की अनुमति नहीं है। नियो ने अपना मुंह बंद कर लिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मॉरिगन ने कहा, मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ आया तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। लेकिन कबीले ने मुझे बिना किसी कारण के जाने नहीं दिया। इसलिए जब कबीले द्वारा आपके लिए विवाह की संभावनाओं का चयन करने की खबर आई तो मैंने जल्द से जल्द आवेदन कर दिया। नियो ने अपनी भौहें उठाईं। तुम शादी करना चाहते हो? नहीं, उसने कहा, मैं यहाँ भोजन के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। नियो को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। टीम के साथी होने के 3 महीने बाद मॉरिगन ने खुद को सभी के लिए खोल दिया था, खासकर नियो के लिए। वह उसके साथ एक फूड ट्रक की तरह व्यवहार करने में संकोच नहीं करती थी। नियो ने अपना सिर हिलाया और कुछ खाने के लिए अपना हाथ उठाया। मॉरिगन को खुशी खुशी सब कुछ खाते हुए देखकर उसे भूख लगने लगी थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ छुपाता, मॉरिगन ने उसका हाथ झटक दिया। उसने खाना बंद कर दिया और उसे ठंडी निगाह से देखा। यह मेरा है। वह हताश था। युद्ध महारानी मेरा पैर। वह लोलुपता की रानी है। कोई और विकल्प न होने के कारण नियो ने अपना समय मॉरिगन को देखते हुए बिताया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ मिनट बाद उसने उसे एक प्लेट दी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम मुझे घूरते रहते हो। ये लो, तुम इसे ले सकते हो। ऐसा मत कहो कि मैंने कुछ भी साझा नहीं किया। नियो के होंठ फड़कने लगे जब उसने आधा खाया हुआ पकवान देखा। उसने अपना सिर हिलाया और उसे ले लिया। जैसे ही वह खाना शुरू करने वाला था उसका डिवाइस बज उठा। कोई कॉल। उसने देखा कि यह अमेलिया से था और उसने उसे उठा लिया। न नियो। अमेलिया की आवाज़ फट गई और वह सूंघने लगी। माँ, शश, जल्दी से यहाँ आओ, नियो, कृपया। नियो का चेहरा सख्त हो गया। वह तेजी से खड़ा हो गया। मैं अपने रास्ते पर हूँ। अल्पविराम डॉट। एलिजाबेथ का दिमाग गंदा था। आखिरी बात जो उसे याद आ रही थी वह शून्य दागी को हराना था। उसने उससे बहुत सारी जानकारी निकाल ली थी। ड्रीम आयाम छोड़ने के बाद उसने शून्य मंदिर की अन्य शाखाओं पर हमला किया जिसके बारे में उसे पता चला था। वह घायल हो गई थी। शून्य दागी के साथ लड़ाई के बाद उसका आधा पैर कब्र में था, लेकिन वहां आराम करने का समय नहीं था। शून्य के मंदिर के सदस्य भाग जाएंगे। एलिजाबेथ को उनसे निपटना था इससे पहले कि उन्हें पता चले कि शून्य दागी हार गया है। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका सिर दर्द से धड़क रहा था। मुझे मत मारो, कृपया। आवाज़ ने उसे अचंभे से बाहर निकाला। उसने चारों ओर देखा और एक छोटी लड़की को देखा। उस छोटी लड़की के बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। दर्द हो रहा है, रुको। नीले बालों वाले आदमी ने उसे बार बार लात मारी जिससे लड़की सिकुड़ गई। भाड़ में जाओ, मैं शर्त हार गई। चुप रहो, चुप रहो, भाड़ में जाओ। क्या मैंने तुम्हें बात करने की इजाज़त दी थी? अब तुम भी मुझे अनदेखा कर रही हो। उस आदमी ने उस पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वहां से चला गया। छोटी लड़की रोती रही। दर्द होता है। उसकी सूजी हुई आंखों से आंसू बह निकले और उसके चोटिल होठों से बहते खून में मिल गए।
उस आदमी उसके पति की पिटाई के बाद उसके अंगों और धड़ पर काले और बैंगनी निशान उभर आए। वह खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। एलिजाबेथ के दिमाग में दर्दनाक यादें उमड़ पड़ीं। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। छोटी लड़की बड़ी हो गई थी। वह बड़ी हो गई थी और उसकी स्ट्रैंड विशेषताएं दिखने लगी थीं, जिससे उसका आकर्षक रूप सामने आ रहा था। हालांकि उसकी निगाहें खाली थीं। लड़की स्क्रीन पर घूरती रही। वह राजकुमारी और उसके राजकुमार के प्रेम जीवन को दर्शाने वाले नाटक को धुंधली आंखों से देखती रही। एक राजकुमारी, मैं भी एक राजकुमारी हूँ। क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान गायब हो गई जब दरवाज़ा खुला और उसका पति नशे में धुत होकर अंदर आया। एलिजाबेथ, जो बगल से सब कुछ देख रही थी, ने अपनी छाती पकड़ ली। यह एक सपना है, ये सिर्फ एक दुस्वप्न है। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसके बचपन की दर्दनाक यादें अब अतीत की बात हो गई थीं। उसने खुद से ये शब्द दोहराए। एलिजाबेथ भारी सांस ले रही थी। उसकी आंखें कांप रही थीं। दृश्य बदल गया। उसने महल की खिड़की से नीचे देखती एक महिला को देखा। उस महिला का चेहरा छोटी लड़की जैसा ही था, हालांकि उसका ठंडा भाव बिल्कुल अलग था। उस लड़की के विपरीत जिसने अपना जीवन मदद के लिए इंतजार करते हुए दूसरों की शर्तों पर जीते हुए बिताया था, उस महिला ने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था और उन लोगों को काट दिया जो उसके खिलाफ गए थे। अब समय आ गया है, महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या मुझे स्वर्ग जाना चाहिए? एलिजाबेथ ने उस पल को याद किया। अभिशाप के लक्षण दिखने में बहुत समय लग गया था। उस समय वह अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह भगवान बनने से बस एक कदम दूर थी। महिला गहरे विचारों में खोई हुई थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, रात के खाने का समय हो गया है। पॉल और सिस्टर क्लारा आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो चलें। दरवाजे के दूसरी तरफ से अमेलिया की आवाज़ आई। महिला के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति फूट पड़ी। उसने एक छोटी लेकिन गर्म मुस्कान दिखाई। मैं आ रही हूँ। महिला ने दरवाज़ा खोला और अपने परिवार के साथ रात के खाने में शामिल हुई। उसने भगवान बनने के खिलाफ फैसला किया था। भगवान बनने के लिए उसे स्वर्गारोहण करना होगा और दुनिया को छोड़ना होगा, अपने परिवार को पीछे छोड़ना होगा। आखिरकार मुझे वह मिल गया जो मैं उन नारकीय वर्षों के बाद चाहती थी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसका परिवार उसके लिए काफ़ी था। मुझे शक्ति या ईश्वरत्व की ज़रूरत नहीं है। एलिजाबेथ, जो ये दृश्य देख रही थी, रोने लगी। जब उसने अपने आंसू देखे तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अल्पविराम डॉट। अरे, नियो एलिजाबेथ के बगल में बैठा था। वह अस्पताल के बिस्तर पर थी, पट्टियों और चोटों में लिपटी हुई। कमरे में मंद रोशनी थी, बांझ और मॉनिटर चुपचाप बीप कर रहे थे। ट्यूब और तार उसके कमज़ोर, पट्टियों से बंधे शरीर को घेरे हुए थे, जबकि वह अस्पताल के बिस्तर पर चोटिल और निश्चल अवस्था में आराम कर रही थी। यह मेरी गलती है। नियो ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने होठों को काट लिया। मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। मैंने टेम्पल ऑफ वॉर्ड की ताकत को कम करके आंका था, क्योंकि वे इस समय सिर्फ एक नवोदित संगठन थे। जब उसने देखा कि एलिजाबेथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उसका दिल दहल गया। उसे बुरा सपना आ रहा है। उसने उसके आंसू पोंछे। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुला। अमेलिया अंदर आई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। किसी कारण से उसने नियो को तीव्रता से घूरा। उसने कुछ कहने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। जब वे कमरे से दूर चले गए तो अमेलिया ने नियो का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। माँ उन लोगों के खिलाफ क्यों लड़ रही थी? तुम कैसा महसूस कर रही हो अमेलिया? मैं आने के बाद से तुम्हें नहीं देख पाए और मैं चिंतित हूँ। विषय मत बदलो। अमेलिया ने उसका कॉलर इतनी मजबूती से पकड़ा कि वह फटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अभी उसका फ़ोन चेक किया है। लापता होने के बाद तुम आखिरी व्यक्ति थे जिनसे उसने बात की थी और उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिजाबेथ को आईसीयू में देखकर उसे वह समय याद आ गया जब एलिजाबेथ क्लारा के उसकी बहन अभिशाप से मरने वाली थी। नियो, मुझे बताओ कृपया, माँ को चोट क्यों लगी है? डॉक्टर कह रहे हैं कि वह शायद जीवित न रहे। कृपया कहो कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। अमेलिया रोई, लगभग भीख मांगी, ये कहने के लिए कि उसने उन्हें धोखा नहीं दिया है, कि वह एलिजाबेथ के मरने का कारण नहीं था। नियो, कुछ तो बोलो, कृपया कुछ बोलो। उसने उसे जोर से दीवार पर धकेल दिया। नियो ने उसकी नज़रें चुरा लीं। मैंने उसे वहां भेजा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमेलिया सख्त हो गई। उसके डर की पुष्टि होते ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने उसका कॉलर छोड़ दिया। क्यों? वह केवल एक शब्द ही बोल पाए। मैं चाहती थी कि वह किसी संगठन की देखभाल करे। शून्य का मंदिर। नियो ने सिर हिलाया। अमेलिया की आंखों में आशा लौट आई। हाँ, नियो माँ को खतरे में नहीं डालेगा।
उसने उसे जगह का पता लगाने के लिए कहा होगा और संयोग से वह शून्य के मंदिर में पहुंच गई। एलिजाबेथ ने अपने उत्पात में कई शहरों को नष्ट कर दिया था, सभी मंदिर ऑफ वॉर्ड के थे। ये खबर पहले से ही उच्च वर्ग में फैल रही थी। क्या तुम्हें पता था कि माँ मंदिर ऑफ वॉर्ड के लोगों से भिड़ेगी? अमेलिया ने कांपती आवाज में पूछा। उसे नियो से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वही था जिसने उसकी माँ को अभिशाप से बचाया था। वह उसका उद्धार करता था, लेकिन अपने भाई बहनों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद वह हर किसी पर शक करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने गहरी सांस ली। हाँ, तुमने माँ से क्यों नहीं कहा कि वह अपने साथ और लोगों को लेकर आए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन वह हताश थी। वह नियो पर भरोसा करने के लिए कुछ भी सुनना चाहती थी, भले ही वह बहाना ही क्यों ना हो। नियो, जवाब दो। अधिक लोग मिशन की गोपनीयता को खतरे में डाल सकते थे। इसके अलावा जब लड़ाई शुरू होती तो वे एलिजाबेथ पर बोझ बन जाते। तो आपने सर सेबेस्टियन को माँ के साथ जाने के लिए क्यों नहीं कहा? वह एक महान देवता हैं। अमेलिया को नहीं पता था कि उसने नियो से क्यों सवाल किया। वह जानना चाहती थी कि क्या उसने जानबूझकर एलिजाबेथ को खतरे में डाला था। वह जवाब से डरी हुई थी। डर था कि वह हाँ कह देगा। अब तक उसके जवाब ही काफ़ी थे। भले ही वे बहाने लगे, लेकिन उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था। लेकिन उसने उसका जवाब न सुनना चाहने के बावजूद उससे सवाल करना जारी रखा। उनके जिक्र पर नियो का चेहरा सख्त हो गया। उसने शार्लोट की कहानी ध्यान से सुनी। वह जितना घमंडी था उतना ही दयालु भी था। उसने गांव को बचाने के लिए पीछे हटना शुरू किया। वह असफल हुआ और पीछे हट गया, असफल हुआ और पीछे हट गया, असफल हुआ, पीछे हट गया, असफल हुआ, पीछे हट गया। वह दशकों तक चलता रहा। शार्लोट एक पल के लिए रुकी। उसने अपनी नज़र आसमान की ओर मोड़ने से पहले नियो की ओर एक नज़र डाली। उसके पास असाधारण इच्छाशक्ति नहीं थी, न ही वह इतना दयालु था कि अपने जीवन के दशकों को एक निरर्थक प्रयास में बर्बाद कर दे। उसके पीछे हटने का एकमात्र कारण यह था कि उसे गांव की एक महिला से प्यार हो गया था। वह हंसी। उस महिला के साथ भाग क्यों नहीं गया? उसने ऐसा किया, लेकिन ये कभी काम नहीं आया। गांव के नष्ट हो जाने के बाद वह अपनी जान ले लेगी। शार्लोट ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह आदमी उदास था और सैकड़ों असफलताओं से अपनी मानसिक संतुलन खोने के कगार पर था। वह कोने में चला गया और उसने पीछे हटने वालों की वर्जना को तोड़ दिया। उसने अपना दर्द, अपने पिछले प्रयासों और भविष्य के ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और मदद मांगी। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका आखिरी वाक्य उसके लिए कहानी का अंत जानने के लिए पर्याप्त था। आदमी ने गांव और उस महिला को बचाया जिसे वह प्यार करता था। बदले में जिन लोगों को उसने भविष्य बताया था, वे कुछ महीनों बाद एक क्रूर मौत मर गए। शार्लोट ने आह भरी। मृत्यु का भाग्य बना रहा। जिन लोगों ने उस आदमी की मदद की, उन्होंने उसकी जगह कीमत चुकाए। सिर हिलाते हुए शार्लोट ने अपनी नज़रें नीची कर लीं। वह पार्क को देखती रही, हवा से सरसराते पेड़ों को। 900 साल बाद भी हमारे पास अभी भी कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है कि उन लोगों को उस आदमी के बजाय कीमत क्यों चुकानी पड़ी। बहुत से ऐसे रिग्रोसर हैं जो भविष्य का खुलासा करते हैं। अकेडमी में कुछ छात्रों को उदाहरण के तौर पर लें। वे परीक्षा के बाद रिग्रोस करते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्रश्न पत्र साझा करते हैं। भाग्य ऐसे छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि अगर यह कोई बड़ी घटना होती, जैसे कि एक पूरे गांव की जान दांव पर लगी हो, तो भाग्य ये सुनिश्चित करेगा कि अगर कोई रिग्रोस करता है तो भी समय रेखा न बदले। दांव जितना बड़ा होगा, बदलाव करना उतना ही मुश्किल होगा। भाग्य आपको अपनी मर्जी से काम नहीं करने देगा। शार्लोट खड़ी हो गई। वह आगे की ओर चली गई और नियो का सामना करने के लिए मुड़ी। नियो हारग्रेव्स, तुमने मेरे शिष्य की जान किस कारण से दांव पर लगाए? वह कौन सी नियति थी जिसे तुम बदलना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसने तुम पर भरोसा किया, इसलिए वह तब तक लड़ती रही जब तक कि वह मौत के कगार पर नहीं पहुंच गई। चिंता मत करो। नियो ने सांस छोड़ी। वह बच जाएगी। उसके होंठ खुल गए। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वह पूरे मामले से अनजान थी। मैंने न तो उसे सीधे शून्य के मंदिर तक पहुंचाया, न ही मैंने उसे उन्हें पकड़ने में मदद की। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। संक्षेप में, वह शून्य के मंदिर को गिराने में बस एक हिस्सा थी और मैं मास्टरमाइंड था। जरूर, मैंने भविष्य को बहुत बदल दिया। निश्चित रूप से भाग्य इसके लिए कीमत मांगेगा, लेकिन यह एलिजाबेथ को अकेला छोड़ देगा। नियो ने कभी भी एलिजाबेथ को भविष्य के बारे में नहीं बताया। वह भाग्य के प्रकोप से बच गई। भाग्य नियो और सिर्फ नियो पर ही हमला करेगा, क्योंकि वह अकेला था जो जानता था कि भविष्य बदला जा रहा है। शार्लोट के हाव भाव बदल गए। उसने दया से नियो को देखा। वे शून्य के पुजारी थे। उन्हें इस तरह मारना एक बड़ा बदलाव है। क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? मुझे नहीं पता। नियो खड़ा हो गया। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी। तुमने शून्य के मंदिर को ही क्यों निशाना बनाया? मैं अपरिहार्य को टालना चाहता था। वह पार्क छोड़ने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, चार्लोट ने उससे सवाल किया। दुनिया का अपरिहार्य अंत, उसने बुदबुदाया। तो तुम्हें इसके बारे में पता है? हर कोई जानता है। नियो के जवाब ने उसे सख्त कर दिया। उसने नियो की पीठ को दूर से छोटा होते देखा। हर कोई दुनिया के अंत के बारे में जानता है। उसने शब्दों को दोहराया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। बेशक, हर कोई अपरिहार्य अंत के बारे में जानता है। आखिरकार, दुनिया का अंत 500 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। वह शैडो विंडो में प्रवेश करेगा और अपनी शैडो को खोजने की कोशिश करेगा। अगर उसे अपनी शैडो तब तक नहीं मिलती जब तक कि उसकी एक्सोस्केलेटन सर्जरी नहीं हो जाती, तो वह शैडो विंडो में अपनी शैडो को खोजना बंद कर देगा। अब समय आ गया है कि मैं आलस्य करना बंद कर दूं और शैडो की दुनिया में प्रवेश करूं। अगर उसे सत्ता चाहिए तो उसे जोखिम उठाना ही होगा। अल्पविराम। मार्स का निजी प्रशिक्षण कक्ष, मार्सडॉम डेमिगॉड अकादमी। क्या तुम सच में यहाँ ऐसा करना चाहते हो? आर्थर ने पूछा। हाँ, मार्स ने सिर हिलाया। चलो जल्दी से इस काम को निपटाते हैं और नियो को हराने की योजना बनाते हैं। वह कमरे के बीच में खड़ा था। जैक, आर्थर, फेलिक्स, नाथन, क्लारा और सीन उसके चारों ओर मौजूद थे। भूरे बालों और मोटे अंगों वाला एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। तुम्हें अपने कबीले में ऐसा करना चाहिए, नाथन ने घबराते हुए कहा। अगर कुछ गलत हुआ तो वे तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ये ठीक है, कबीले ने अंकल को यहाँ भेजा है। मार्स ने अपनी नज़र उस आदमी की ओर घुमाई जो उससे दूर था। बाकी लोगों ने उसकी नज़र का अनुसरण किया और सिर हिलाया। मैं शुरू करूंगा। मार्स ने मुट्ठी भर आकार का काला बक्सा निकाला। उसके दोस्त उसे जगह देने के लिए कुछ कदम पीछे हट गए। उसने बक्सा खोला, जिसमें एक गोली थी, एक सच्चा आत्मा हथियार। जैक ने जटिल नज़र से बुदबुदाया। ये जानकर अजीब लगता है कि नियो ऐसी चीज़ को ऐसे लेकर घूम रहा था जैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, वह लाखों खर्च करता है जैसे कुछ भी नहीं है। फेलिक्स ने कंधे उचका दिए। जैक ने एक असहाय मुस्कान के साथ उससे सहमति जताई। जब मार्स ने गोली निकाली और उसे अपने हाथों में थामा तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। कुछ नहीं हुआ। कुछ मिनट बीत गए और आर्थर ने अपना मुंह खोला। शायद तुम्हें इसके साथ बंधन बनाने के लिए अपना खून इस पर गिरा देना चाहिए। आर्थर का मुंह बंद हो गया और उसने अपने कान ढक लिए। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। यह आवाज गोली की थी। चीख पुकार बढ़ती गई। ऐसा लगता है जैसे हमला हुआ हो। आर्थर ने अपने दांत भींच लिए। उसने चीख पुकार को रोकने के लिए अपनी ध्वनि का इस्तेमाल करने की कोशिश की। फेलिक्स, जो उनमें सबसे कमजोर थी, के कान और आंखों से खून बहने लगा। आर्थर उसकी मदद करने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मंगल की मदद करो, तुम बाद में मेरी मदद कर सकते हो। फेलिक्स अपने घुटनों पर थी, गोली से निकलने वाले दबाव को झेलने में असमर्थ थी। चीख पुकार के बीच में मौजूद मंगल ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसका चेहरा स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो कि इस स्तर का हमला उसके लिए कुछ भी नहीं है। चीख पुकार अचानक बंद हो गई। गोली मार्स के हाथ से निकल गई और समूह की ओर अंधाधुंध गति से उड़ गई। आर्थर ने आखिरी सेकंड में गोली को चकमा दिया। ये दीवार पर तोप की तरह लगी और एक गहरा गड्ढा बना दिया। वे चौंक गए, समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। मार्स, जैक अचानक चिल्लाया। वह मार्स की ओर भागा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, बेशक। मार्स बोलने में संघर्ष कर रहा था। वह बहुत दुबला हो गया था। उसके खोखले गाल और सिकुड़ी हुई मांसपेशियां उसे ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे कुछ हफ्तों से भूखा रखा गया हो। उसके हाथ से खून टपक रहा था। जब गोली उसकी मुट्ठी से बाहर निकली तो उसकी उंगलियां क्षत विक्षत हो गईं। जैक ने मार्स को सहारा दिया और उसे बैठने में मदद की। कोई भी नहीं बोला। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। जैक ने मार्स की क्षतिग्रस्त भुजा पर पट्टी बांधी और दवाइयां लगाईं। जब मार्स ने निराशा का माहौल देखा तो वह हंस पड़ा। सब ठीक है, इस तरह चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। कुछ मिनट पहले उनके उत्साहित भाव कहीं नजर नहीं आए। मार्स, फेलिक्स ने अपना मुंह खोला। माफ़ करें। सब ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। यह उनके लिए स्पष्ट था कि मार्स ट्रू सोल वेपन के साथ जुड़ने में विफल रहा। मार्स के शांत भाव के बावजूद फेलिक्स उसकी निगाहों के पीछे छिपी निराशा और राहत को देख सकता था। जब वे मार्स को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, तब अरेस कबीले के आदमी ने दीवार से गोली निकाली और उसे वापस ब्लैक बॉक्स में रख दिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले मार्स ने उसे आवाज़ लगाई। जाने से पहले हथियार यहीं छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आदमी पलटा। तुम हथियार के साथ जुड़ने में विफल रहे हो, मार्स एवहॉर्ट। चूंकि तुमने इसका स्वामित्व खो दिया है, इसलिए यह अब कबीले का है। तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? उद्धरण चिन्ह ... कबीले परिषद। मार्स ने अपना सिर हिलाया।
कबीले के मुखिया ने मुझे वचन दिया है कि हथियार मेरा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम कबीले के मुखिया के वचनों के विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी निगाहों के पीछे का डर साफ दिख रहा था। परिषद तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी, माज ने कहा। कुछ मिनट सोचने के बाद आदमी ने अपनी जीभ चटकाए। उसने हथियार को प्रशिक्षण मैदान में छोड़ दिया और चला गया। कृपया इसे मेरे पास लाओ, माज ने कहा। आथन ने ट्रू सोल वेपन के साथ ब्लैक बॉक्स उठाया और माज के पास वापस आ गया। माज ने बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं इसके साथ बंधन नहीं बना सकता। उसने अपनी नज़र उठाई और फेलिक्स की ओर देखा। तो किसी और के पास ये होना बेहतर है। उसने इसे हल्के से फेलिक्स की ओर फेंका। उसने इसे अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ऐसा कीमती कुछ नहीं दे सकते। फेलिक्स, माज ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए कहा। खून की कमी से उसका सिर हल्का हो रहा था। यह अब तुम्हारा है। इससे पहले कि फेलिक्स मना कर पाता, बॉक्स फट गया। गोली, मानो जीवित हो, उसके हाथ में धंस गई। अल्पविराम। फ्लो B4 हारग्रेव्स मैंशन। नियो थकी हुई निगाहों से सफ़ेद गलियारों से गुजरा। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। वह पिछले कुछ दिनों से शैडो विंडोज साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी परछाई खोजने के लिए परछाइयों की दुनिया में प्रवेश करना होगा। कुछ मिनट तक सफ़ेद बंजर गलियारे से चलने के बाद वह एक दरवाजे पर आया। दरवाजे से एक हरी रोशनी निकली और नियो को स्कैन किया। नियो हारग्रेव्स ने पुष्टि की, प्रवेश की अनुमति है। दरवाजे एक शोर के साथ खुले। पीछे की विशाल प्रयोगशाला ने नियो को अभी भी चौंका दिया, भले ही वह पिछले दिनों में कई बार यहां आ चुका था। चमकती होलोग्राफिक स्क्रीन, उन्नत मशीनरी और बंजर धातु के गलियारों से भरी एक विशाल उच्च तकनीक वाली प्रयोगशाला। रोबोटिक भुजाएं जटिल उपकरणों को इकट्ठा करती हैं, जबकि चिकनी वर्दी में वैज्ञानिक फ्लोटिंग इंटरफेस पर डेटा का विश्लेषण करते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने लोग अलग अलग प्रयोगों में व्यस्त थे। उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। नियो उनके पास से गुजरा और प्रयोगशाला के दूसरे कोने में स्थित दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला और वह दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरा प्रयोगशाला से छोटा था। इसके बीच में एक अज्ञात तरल से भरी एक विशाल ट्यूब थी। पाइप ट्यूब से जुड़े थे। उनका दूसरा सिरा भूमिगत हो गया। हेनरी और लूना ट्यूब के सामने खड़े थे। वे डिवाइस को कैलिब्रेट कर रहे थे। मैं यहाँ हूँ। ओह, स्वागत है। दोनों ने नियो को देखने के लिए रुख किया। हेनरी ने नियो की थकी हुई हालत देखकर भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वह चुप रहा। नियो, क्या तुम सच में इस एक्सोस्केलेटन सर्जरी से गुजरना चाहते हो? लूना ने पूछा। हमने एक्सोस्केलेटन सर्जरी के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। यह मानक सर्जरी से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। हालांकि तथ्य यह है कि सर्जरी के लिए सीरम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला त्रिशूल तुम्हारे लिए एक विरोधी है। यह अमर लोगों को मार सकता है। लूना ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, तुम मर सकते हो। संभावनाएं कम हैं, लेकिन वे शून्य नहीं हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। नियो मुस्कुराया। उसे पता था कि सर्जरी के लिए नई तकनीक अभी पूरी नहीं होनी चाहिए थी। इसे 6 महीने बाद पूरा होना चाहिए था। हेनरी, लूना और अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ निर्धारित समय से पहले सर्जरी के लिए नई तकनीक को पूरा करने के लिए खुद को सीमा तक धकेल दिया है, क्योंकि यह सुरक्षित था और इससे नियो के बचने की संभावना बढ़ गई। कृपया अपने कपड़े उतारें और पॉड में प्रवेश करें। नियो ने सिर हिलाया। उसने अपने कपड़े उतारे और सीढ़ी पर चढ़ गया। पॉड के ऊपर का ढक्कन खुल गया। पॉड में प्रवेश करने से पहले वह हेनरी की ओर मुड़ा। धन्यवाद, मेरे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए। नियो ने पॉड में प्रवेश किया। ढक्कन उसके ऊपर बंद हो गया और इससे जुड़ी नलियों से एक अज्ञात तरल पॉड में प्रवेश कर गया। हेनरी ने इस प्रक्रिया को देखा। उसकी निगाहों के पीछे की चिंता नियो को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह अपनी बाहों को क्रॉस करके खड़ा था। उसकी उंगलियां उसकी बाहों को कसकर पकड़ रही थीं और उसने एक स्थिर भाव बनाए रखा। तरल ने पॉड को किनारे तक भर दिया। मैं प्रक्रिया शुरू करूंगी, लूना ने कहा। नियो ने सिर हिलाया। उसे कुछ मिनटों तक कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, तापमान बढ़ने लगा। पहले तो ये सहनीय था। एक पौराणिक देवता के रूप में वह कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस रोक सकता था और हल्की गर्मी को आसानी से सह सकता था, केवल MV पर। यह जल्द ही चिलचिलाती गर्मी में बदल गया। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। वह अपने भाई की आंखों के सामने दर्द में इधर उधर नहीं भागना चाहता था और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। चिलचिलाती गर्मी से उसकी त्वचा झुलसने लगी। तरल पदार्थ उसकी त्वचा में जोर से घुस गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी त्वचा के छिद्रों में कंकड़ ठूंस रहा हो। नियो के खून बहने के साथ ही तरल पदार्थ लाल होने लगा और उसकी त्वचा में और भी गहराई तक घुस गया। और भी गहराई तक, त्वचा से मांसपेशियों तक। यह नियो में अपने नुकीले दांत तब तक घुसाता रहा जब तक कि यह हड्डियों तक नहीं पहुंच गया।
तरल पदार्थ ने उन्हें छुआ और उनकी सतह के चारों ओर लिपट गया। एक घिनौनी क्रंच गूंजी, नियो की हड्डियां टूटने लगीं। तरल पदार्थ उन्हें खा रहा था, उसकी हड्डियों को खराब कर रहा था और उनकी जगह ले रहा था। नियो ने अपनी चीखें दबा लीं। उसने खुद को बेहोश होने से रोकने की कोशिश करते हुए अपने नाखून उसकी त्वचा में गड़ा दिए। दर्द, नियो को इसकी आदत हो गई थी। उसे इसे अनदेखा कर देना चाहिए था। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को छीला जा रहा हो, परत दर परत, मानो क्षतिग्रस्त भागों की जगह कोई और चीज ले रही हो। उसका सार कांपने लगा, उसकी चेतना धुंधली हो गई, उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ओ नियो, नियो, वह चौंक कर जाग गया। गहरी सांस लो। हेनरी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ सेकंड पहले ही उसे पॉड से बाहर निकाला था। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे जवाब दो, मेरे कानों के पास चिल्लाओ मत। जब नियो ने उसे जवाब दिया तो हेनरी के चेहरे पर कुछ नरमी आई। उसने नियो को खड़ा होने में मदद की। क्या तुम मुझे तौलिया दे सकते हो? नियो ने कहा और दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। लूना ने उसे आइटम दिया। उसने कांपती हुई भुजाओं से अपना शरीर पोंछा और हेनरी की ओर मुड़ा। मैं अपने दम पर खड़ा हो सकता हूँ। चुप रहो कुतिया, बस मेरा सहारा लो। हेनरी ने उसे कमरे के अंत में सीट पर बैठाया। नींद दूर करने के लिए 1 मिनट का समय लेने के बाद नियो ने अपने कपड़े बदल लिए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? लूना ने पूछा। उसने उसकी हालत के बारे में विवरण लिखने के लिए अपने हाथों में एक नोटपैड रखा। मैं ठीक हूँ। नियो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन्हें कई बार खोला। दर्द और कमजोरी लगभग गायब हो गई थी। इसकी जगह उसके अंगों में एक गहरी शक्ति दौड़ गई थी। लूना ने सिर हिलाने से पहले उसकी पूरी जांच की। ऐसा लगता है कि इसके कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं हैं। ये चमत्कार है कि सर्जरी इतनी आसानी से समाप्त हो गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हेनरी ने नियो को बगल से देखा। त्रिशूल उसके साथ बहुत आसानी से विलीन हो गया। उसकी अवधारणा, हेनरी ने सोचा। मैं केवल उसकी अवधारणा के बारे में सोच सकता हूँ। ये त्रिशूल के गुण जैसा ही कुछ होगा, इसीलिए त्रिशूल ने उसे बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लिया। नियो उछलकर खड़ा हो गया। कमजोरी पूरी तरह गायब हो गई थी। वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। चलो मेरी ताकत का परीक्षण करते हैं। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा, उसके शरीर में आए बदलावों से आश्चर्यचकित। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी जल और मृत्यु की महारत बढ़ गई है। मैं जल तत्व में लगभग निपुणता प्राप्त कर चुका हूं। लूना ने समझाया, ये साइड इफेक्ट्स होंगे। एक्सोस्केलेटन सर्जरी मुख्य रूप से शारीरिक आंकड़ों को मजबूत करती है। मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूं। अगर साइड इफेक्ट्स इतने बड़े हैं तो मेरी शारीरिक ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। हेनरी ने अपनी जीभ चटकाई जब उसने नियो को एक बच्चे की तरह उत्साहित देखा। हेनरी खुद बहुत खुश था, हालांकि उसने इसे नहीं दिखाया। ठीक है, मेरे पीछे आओ। हेनरी नियो को छठी बेसमेंट मंजिल पर ले गया। लूना उनके पीछे पीछे चली गई। वे मंजिल में प्रवेश करने के बाद तीसरे दरवाजे से अंदर घुस गए। दरवाजे के पीछे का कमरा एक नष्ट शहर जैसा लग रहा था। हम यहाँ बड़े पैमाने पर हथियारों का परीक्षण करते हैं। तुम अपनी ताकत आजमा सकते हो। समझ गया। नियो ने हेनरी को बीच में ही रोक दिया और आगे बढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठी वापस खींची और सामने की 7 मंजिली इमारत की ओर मुक्का मारा। हवा में विस्फोट हो गया। एक पल बाद नियो ने वह इमारत देखी जिस पर उसने हमला किया था। यह इमारत और उसके पीछे की दर्जनों इमारतें नष्ट हो चुकी थीं। हेनरी भावशून्य रहा। दूसरी ओर लूना सदमे में थी। उसने कई पौराणिक देवता देखे थे, लेकिन नियो, तुम्हारी वर्तमान रैंक क्या है? ग्रेड 5 पौराणिक। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। केवल ग्रेड 5। लूना नियो ने एक ही मुक्का मारकर जो विनाश कर दिया था उसकी ओर देखा और पीछे मुड़कर देखा।